क्योंकि ना सर ये जो स्थिति दिख रही है अभी, एक तरफ बिरला जी की धुलाई हो रही थी, हालांकि अब तो 2 बजे तक के लिए एडजर्न करके भाग गए। सोचिए चर्चा के बीच में भी जो चर्चा कराई गई, जो चर्चा कराने के लिए इतने आतुर थे पूरी सरकार, सत्ता कल से लगातार आतुर थी कि भाई इमरजेंसी का सिचुएशन है, युद्ध के हालात है, पहले इसको किनारे करिए और युद्ध के हालात पे बात कर लीजिए। सरकार तैयार नहीं हुई। आज भी क्योंकि राय सर इतनी तेजी थी, मेरे ख्याल से शायद आपने वो दृश्य नहीं देखा होगा क्योंकि आप उस समय दूसरे कार्यक्रम में थे। इतनी तेजी थी कि जब गौरव गोगोई ने कहा कि सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर आ रहा है सत्ता पक्ष का, आ जाने दीजिए फिर हम बोलते हैं। जगदम्बिका पाल साहब का स्टेटमेंट था कि जब मैंने आपका नाम ले लिया है तो आप बोलिए। वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर सत्ता पक्ष का आने के लिए इंतजार नहीं करने दिया उन्होंने। और अब वही सत्ता, वही सरकार, उसी के इशारे पे लोकसभा को स्थगित करके 2 बजे तक के लिए गायब हो गए। इतनी जरूरी चर्चा 2 बजे तक के लिए फिर स्थगित क्यों करनी पड़ी आपको? और सेम वही दृश्य हम आज भी देख रहे थे, जो राहुल गांधी जनरल नरवणे की किताब को कोट करने वाले दिन हम जो दृश्य देख रहे थे कि एक एक मिनट पर टोका टाकी हो रही थी, वैसे ही गौरव गोगोई के साथ आज दृश्य दिख रहा था। गौरव गोगोई को आज ये कहना पड़ा कि सर भविष्य में जब इस बात पे रिसर्च होगी कि लोकसभा के अंदर सबसे ज्यादा टोका टाकी करने वाला, इंटरप्शन करने वाला संसदीय कार्य मंत्री कौन था, तो वो किरण रिजिजू का नाम आएगा। यहां तक कहना पड़ा गौरव गोगोई को। तो ये जो स्थिति हुई उसके बावजूद भी अर्जन करने की जरूरत क्यों पड़ गई, एक। और दूसरा सवाल, सीसी साहब के लिए जो तैयारी कर रहा है विपक्ष, ज्ञानेश कुमार गुप्ता के लिए जो तैयारी कर रहा है इंपीचमेंट मोशन लाने की, थोड़ा उसको भी समझना चाहेंगे। ठीक है सर। देखिए, चौतरफा संकट के बड़े घनेरे बादल मोदी जी के सर पे लहरा रहा है। मोदी जी अभी अभी जैसे मदुरो को वेनेजुएला से उठा के ले गया था ट्रंप, वैसे ही ये उठा के इजराइल ले जाए गए थे। इनकी इच्छा नहीं रही होगी, ये ट्रंप उसी सख्ती से इनको कहा कि आप जाइए इजराइल और जाकर 2 दिन वहां बिताइए और कुछ जरूरी बातें वहां होनी है। वो एक प्रिस्टीन फाइल उन्हें घसीट के ले गई, या 2 दिन बाद उन्हें जैसे रिहाई हुई हो और उन्होंने सांस लिया हो, ये सोच के कि मुसीबत खत्म। भारत में आते ही दूसरी मुसीबत आ गई कि पार्लियामेंट बिल्कुल एकदम बारूद के ढेर पे बैठ गया। पार्लियामेंट में हमारा स्पीकर, उसके खिलाफ उसको हटाने की बात हो रही है। सीईसी का नो कॉन्फिडेंस आ गया समग्र संयुक्त विपक्ष की तरफ से। इस देश ने एक ऐसा प्रधानमंत्री चुना, राहुल गांधी ने, जिसके लिए सही कहा था कि ही इज नॉट आवर प्राइम मिनिस्टर, ही इज नॉट इलेक्टेड पर्सन। 2024 का चुनाव ईडी, चुनाव आयोग और सीबीआई की देन थी। 2019 का चुनाव पुलवामा के शहीदों के ताबूतों को जो कसम दिलवाया था उसकी देन थी। 2014 का चुनाव सपने बेचने का चुनाव था, जिसमें रामदेव से लेकर सारे ठग जो एक साथ बैठे हुए थे इनके साथ। तो ये एक कोई संसदीय परंपरा की बात है। 2 बजे पार्लियामेंट सदन इकट्ठा होगा, उसके बाद फिर दिन भर के लिए एडजॉर्न कर देंगे। इनके लिए बहुत आसान होगा। मुझे मतलब उन राजनीतिक शास्त्रियों की बात सही लग रही जो कहते थे कि संसद तो गप लड़ाने वालों का अड्डा है और संसद से इस देश के लिए कोई आर्थिक दिशा नहीं मिल सकती। ये संसद इस मामले इसके लिए तो जाना जाएगा कि 150 से ज्यादा सांसदों को इस स्पीकर ने जो है सस्पेंड किया। पिछले 70 साल में जितने लोग सस्पेंड हुए तो उसको कुल मिला दिया जाए तब भी नहीं। लेकिन ये संसद इस बात पे मौन दिखेगा कि एक भ्रष्ट स्वेच्छाचारी स्पीकर को जब हटाने की बात हुई तो संसदीय जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है उसके किसी भी क्लॉज का फॉलो नहीं किया गया, जैसा हमारे आदरणीय अरुण अग्रवाल जी ने यह बहुत मौजूद सवाल उठाया है। जगदम्बिका पाल जैसे सभी लोग जगदम्बिका पाल ही की तरह से अब दिखने लगे हैं। सभी लोग ओम बिरला की तरफ, एक ऐसा स्पीकर जो एक आगे पीछे जा रहे हैं। मोदी जी मिल रहे हैं तो सर झुक के मिल रहा है, उसके 2 सेकंड बाद राहुल जी हाथ मिला रहे हैं तो सीना तान के मिल रहा है। एक ऐसा भेदभाव वाला आप कह रहे डिप्टी स्पीकर, इसने दो चुनाव से 2014 से लेकर अब तक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अपॉइंट नहीं किया था टेक्निकल सवाल पे, जबकि आप जानते हैं कि 2-3 सीटें जीते थे भाजपा के लोग दिल्ली एनसीआर में,
लेकिन केजरीवाल ने इनके विधायक को लीडर ऑफ द अपोजिशन किया, उसका सारा स्टेटस दिया, सुविधा दिया, शक्ति दिया। मोदी जी के राज में कोई भी ऐसा पद नहीं भरा जाएगा जिसमें विपक्ष के लोगों के बैठने की कोई संभावना है। तो ये इस बार जो बहुत गंभीर बात है कि वो होगा सीईसी, चीफ इलेक्शन कमीशन, जिसको ज्ञानेश कुमार को बहुत अच्छा शब्द दिया है हमारी ममता दीदी ने, कहा कि इसको मैं भैनिश कुमार बना दूंगी। भैनिश मतलब लुप्त हो जाएगा, कहा यह ज्ञानेश कुमार नहीं है, बंगाल में भैनिश कुमार हो जाएगा। और इसी लगे मैं ममता जी को इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू ने जिस तरह से अपने पद का दुरुपयोग किया भाजपा के लिए चुनाव प्रचार में, और उत्तर बंगाल में जाके आदिवासी सवाल उठाया, उनके कल्याणकारी घोषणाओं को सामने रखा। ये ममता जी की हिम्मत थी कि उन्होंने मुर्मू को जो है इस तरह से उनकी औकात बता दी। अदरवाइज ये जो धनखड़ भी राजस्थान में 14 मीटिंगें किया था, विचार गोष्ठियां किया था, और प्रकारांतर से केंद्र सरकार की तारीफ किया था। आप वेस्ट बंगाल की हालत यह है राय साहब कि 7 करोड़ 60 लाख वोटरों में 60 लाख वोटर गायब हैं एसआईआर के बहाने। वो 60 लाख वोटर वहां के दलित, आदिवासी, मुस्लिम समाज के लोग हैं, वहां के मथुआ समाज के लोग हैं, और 60 लाख वोट को जरा 294 सीट पर जो है आप विभाजित कर दीजिए, तो हर सीट से कम 20,000 वोट कम हुए हैं। और हालत यह है कि 20,000, जरा ध्यान रखिएगा मेरी बात का, 91 सीट पर भाजपा जो हारी वो 4,000 से कम वोट से हारी है, और 35 सीट ऐसे हैं जिसमें 5,000 से कम वोट से हारी है। अब आप सोचिए कि वो जो 20,000 वोट, अगर ममता के उसमें 10,000 भी घट गए तो कितने सीटों पर ये जबरदस्ती छीन लेंगे उस सीट को। ममता जी ये समझ रही हैं। के राय सर, इस देश में लाखों की संख्या में हर कोर्ट में केस पेंडिंग है, उसके लिए निपटारे का कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन जुडिशरी में एसआईआर को लेकर के काम करने के लिए लोग मिल जाते हैं। केस पेंडिंग केसेस की जब बात आती है तो कोर्ट के भी कई बार ऐसे बयान, सार्वजनिक तौर पे बयान है कि जजों की कमी को लेकर के बयान आते रहते हैं, तो तब जजों की कमी होती है, न्यायिक काम पूरा नहीं हो पाता है, लेकिन एसआईआर पूरा होगा। सर, क्या ये एसआईआर ही है या फिर केवल और केवल शुद्ध रूप से एक ऐसा मिशन जिसमें भारतीय जनता पार्टी को उन तमाम राज्यों में एस्टेब्लिश किया जाने का प्रण लिया गया है, वचन लिया गया है, जहां पर भाजपा जीत न पा रही हो? सर, एसआईआर करने के लिए काम करने वाले जो लोग मिल जाते हैं, उन अनाम शहीदों को भी याद करने का समय है। किसी राज्य में 72 लोग आत्महत्या किए, किसी में 52 लोग आत्महत्या किए, और उत्तर प्रदेश भी अभी एक आत्महत्या से दहला हुआ है। जिस हालात में बीएलओ को जिस तनाव में रखा जाता है, अनवरत जिनसे काम लिया जाता है। हमारे संपर्क में यहाँ कौशाम्बी में काम करने वाली एक अध्यापिका है, उन्होंने कहा कि 1:30 और 2 बजे भी फोन आ जाए रात में तो हमें उठाना पड़ता है और हमें उत्तर देना पड़ता है, और सुबह से हमारी ड्यूटी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि अध्यापकों की ड्यूटी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद और एक्ट के प्रावधान के बावजूद नॉन एजुकेशनल वर्क में ये बीएलओ से लिया जा रहा है। और अध्यापक लोग हैं बहुत सारे जो बीएलओ के काम के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो ये इतनी बड़ी बधुआ मजदूरी जो है एक लोकतांत्रिक प्रयास के नाम पर हो रहा है, ये कभी देखा नहीं गया था। सबसे बड़ी बात तो देखिए, हमारे साथ जो बैठे हुए हमारे अग्रज हैं आदरणीय अरुण अग्रवाल जी, जब बिहार के एसआईआर पर बहस हुई तो इतना बढ़िया एक्सप्लेन करते थे, इंटरप्रेट करते थे, हियरिंग में शामिल रहते थे, सुप्रीम कोर्ट का आंखों देखा हाल सुनाते थे कि हमें लग रहा, उस समय लगता था कि सुप्रीम कोर्ट को एक बार और मौका मिला है जेएमएल सिन्हा के जजमेंट के बाद इलाहाबाद के, कि वो लोकतंत्र को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी कोई निर्णय देने जा रही। जब हमारे जस्टिस सुधांशु धूलिया ने हियरिंग में जो ऑब्जर्वेशंस दिए
और जो बातें बताई कि ये कागज तो मेरे पास भी नहीं है और आप क्यों आधार कार्ड को नहीं मान रहे हैं, मुझे लगा कि सुप्रीम कोर्ट सच्चाई के तह तक पहुंच गई। लेकिन सुधांशु धूलिया जी हटे और चेहरे बदलते बदलते यह हालत हो गया कि बिहार का चुनाव खत्म हो गया और बिहार का एसआईआर अभी भी लंबित है। अब बंगाल को उस ठीहे पर रखा गया है जहां पर ममता बनर्जी की बलि दी जाने की तैयारी चल रही है। और अब सुप्रीम कोर्ट का इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ रहा था, हेडलाइन लगा था कि क्या हम लोग बंगाल के एसआईआर सुनने के लिए ही बने हुए हैं क्या, कि रोज हम यही सुनते रहेंगे। उसी हमने आदरणीय अरुण अग्रवाल जी से जितनी उम्मीदें डालते थे, ये बाद में इन्होंने खुद ही एक निराशा के भाव से कहा कि सुप्रीम कोर्ट भटक गई है। और ये बहुत निराश करने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश को निराश किया है। एक ऐसा प्राविधान जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, जिसका रिप्रेजेंटेशन आप पीपुल्स एक्ट के किसी धारा प्रावधान में जिक्र ही नहीं किया है, एसआईआर नामक शब्द ही नहीं है, उसको देश के छाती पर पैर रखकर खड़े होकर थोप दिया ज्ञानेश कुमार ने। आज बंगाल में उसकी फुल कोर्ट जा रही है, फुल स्ट्रेंथ में मीटिंग करने जा रहा है। पुलिस की छावनी बनाकर कलकत्ता में वो बिल्कुल जिस तरह से हिटलर जर्मनी के सड़कों पे चलता था, इस तरह से वो दम्भी व्यक्ति जो है वो ममता बनर्जी को चुनौती देने जा रहा है। ममता बनर्जी को बंगाल के बड़े बड़े भाजपा नेता, चाहे वो समीक भट्टाचार्य हो, चाहे शुभेंद्र अधिकारी हो, चाहे दिलीप घोष हो, चाहे सुकांत मजूमदार हो, किसी की मैंने सबका पजामा खुल गया। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की हैसियत नहीं कि ममता बनर्जी के खिलाफ कोई माहौल बना दे, लेकिन ज्ञानेश कुमार को यह जिम्मेदारी दी गई है कि संविधान को वहीं जलाओ और वहीं हुगली में बहाओ संविधान को, और उसके बाद ऐसे 3 तिक्रम करो। वो तो धन्य है कि ममता बनर्जी लेफ्ट ने जो 23 साल तक शासन किया और जिस तरह से वहां का कैडर विकसित हुआ, जिस तरह प्रगतिशील सोच के लोग हैं, वहां कर्मचारियों में यूनियन है, दुकानदारों में यूनियन है, समाज में यूनियन है, मोहल्ले में यूनियन है, कि आज पूरी की पूरी बंगाल की जनता, बंगाल के सारे कर्मचारी ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं। बीएलओ का बहुत बड़ा यूनियन है जो ममता बनर्जी की भावनाओं को सच मान रही है। ये मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट से तो मुझे अब कुछ भी उम्मीद नहीं, सुप्रीम कोर्ट लेकिन बंगाल की जनता से मुझे, वहां की प्रबुद्ध जनता से मुझे बहुत उम्मीद है कि वो ममता बनर्जी के इस संकल्प का साथ देगी। जब सुप्रीम कोर्ट में ममता जी ने एड्रेस किया तो देश नहीं पूरे दुनिया ने देखा कि लोकतंत्र बचाने के लिए हवाई चप्पल पहने सादी साड़ी वाली यह लड़की कैसे निर्भीक होकर जो है देश के सर्वोच्च अदालत का सामना कर रही है। तो ये बिल्कुल हमारी इस चैनल से यही इच्छा है कि ये इनके मंसूबे ध्वस्त हो जाए और गैर संवैधानिक और गैर कानूनी ढंग से बंगाल में कोई सरकार न बने। बिल्कुल।